एक 26 वर्षीय बेहद खूबसूरत लड़की को 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल मनोज से हुई बेइंतहा मोहब्बत, जिसके साथ वो शादी रचाने का ले लिया संकल्प और जीने मरने की खाली कस्में। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की और मेरा नाम दीपू यादव है। मैं आपको एक और नई कहानी के साथ आज प्रस्तुत हूँ, जिस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर कानपुर में एक थाना लगता है बर्रा। बर्रा थाने के रहने वाले बाबू राम होते हैं और उनकी पत्नी का नाम होता है संगीता थी। और बाबू राम और संगीता के एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा का नाम होता है अमित और बेटी का नाम होता है शालिनी, जो कि 26 वर्ष की होती है। तो बाबू राम वहाँ पर कानपुर में काम किया करते हैं और यहाँ पर एक रूम लेकर रहा करते हैं। बाबू राम मूलभूत से हमीरपुर के रहने वाले होते हैं और कानपुर में काम किया करते हैं, क्योंकि बाबू राम जो होते हैं हमीरपुर में किसानी का काम किया करते थे। तो वो सोचते हैं किसानी के साथ साथ कुछ और पैसा कमा लिया जाए, तो वो काम करने के लिए कानपुर आ जाते हैं और कानपुर में बर्रा थाने के अंतर्गत वहीं पर फैक्ट्री में काम किया करते हैं। बाबू राम कहते हैं कि मैं तो किसानी और फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन बाबू राम के सपने बहुत बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर और बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। जो शालिनी होती है उसका भी सपना होता है डॉक्टर बनने का। तो बाबू राम कानपुर में आकर शालिनी को एक पैरामेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं, जहाँ पर वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई के साथ साथ नर्स का भी काम किया करती है। तो नर्स का काम किया करती है, लेकिन शालिनी जो होती है वो बेहद खूबसूरत और देखने में एकदम हैंडसम लगा करती है, जिसे देखकर कोई भी पसंद कर लेता है। इसलिए शालिनी वहाँ पर नर्स के पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है। एक दिन ऐसा होता है कि वहीं पर एक थाना जो बर्रा होता है वहीं पर तैनात एक हेड कांस्टेबल मनोज होते हैं, जो कि थोड़ा बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में वो अपनी दवाई करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको वही नर्स मिलती है जो कि जिसका नाम होता है शालिनी। जब शालिनी को हेड कांस्टेबल मनोज देखते हैं तो वो उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। तो जब शालिनी कुछ जाती है उसके बाद उनकी दवाई करती है, ट्रीटमेंट करती है, उनको कुछ दवाई वगैरह खाने पीने को देती है। तो हेड कांस्टेबल जो मनोज होते हैं वो उसे देखते रहते हैं, क्योंकि मनोज की तबीयत जो है थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ गई रहती है, क्योंकि वहाँ पर वो भर्ती रहते हैं। ठीक है भर्ती रहते हैं, लेकिन जब शालिनी वहाँ पर जाते तो मनोज उसे देखा किया करते थे और मन में कुछ आकर्षित वाले विचार आया करते थे। तो मनोज जो होते हैं एक दो दिन पर वहाँ से बाद चले आते हैं, फिर वहाँ पर वो दवाई लेने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन मनोज जाते हैं और शालिनी से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। शालिनी कहती मैं यहीं पर, बताती कि कानपुर में ही ये बर्रा थाने के अंतर्गत ही रहती हूँ। तो वो भी कहते हैं कि मैं इसी बर्रा थाने में हेड कांस्टेबल हूँ। तो शालिनी जो होती है कि वो उनको सर सर करके थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगती है, क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि ये एक पुलिस वाले हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं, तो वो सर कर उनको रिस्पेक्ट देने लगती है। तो वो कहते हैं शालिनी से कि क्या आपका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाएगा। शालिनी कहती है क्यों। कहते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाए तो शायद मुझे दवाई खाने में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है मैं आपसे पूछ लिया करूँगा कौन दवाई किस टाइम खानी है। तो शालिनी भी थोड़ा सीधे स्वभाव होती है, वो अपना मोबाइल नंबर हेड कांस्टेबल मनोज को दे देती हैं। वो नंबर ले लेते हैं और चले जाते हैं। जब जाने के बाद फिर वो शाम को शालिनी के पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने से बाद फिर बातचीत करने लगते हैं। लेकिन शालिनी जो होती है वो वहाँ पर कि दवाई वाई का नर्स का काम किया करती थी और हॉस्पिटल में दवाई वाई दिया करती है, लेकिन वो अपने माता पिता से डेली बातचीत किया करती है और इधर हेड कांस्टेबल मनोज से भी बात हुआ करती थी। तो धीरे धीरे इसी तरह लगभग 6-7 महीने 8 महीने बीतते चले जाते हैं और माता पिता से भी दूसरे तीसरे दिन बात हुआ करती थी और कांस्टेबल हेड मनोज से भी बात हुआ करती थी। लेकिन लगभग 8 महीने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो शालिनी होती है उसका फ़ोन या अपने पिता बाबू राम के पास नहीं आता है। लगभग 4-5 दिन बीत जाते हैं। बाबू राम सोचते हैं कि शालिनी जो होगी वो थोड़ा काम में बिजी होगी, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाती होगी, तो वो भी फ़ोन नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे करके लगभग 8 दिन बीत जाते हैं और फ़ोन नहीं आता है। तो बाबू राम के अंदर थोड़ा मन में विचार आने लगते शायद कुछ शालिनी को हो तो नहीं गया, क्योंकि फ़ोन क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया। तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है फ़ोन नहीं आया, फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन शालिनी का फ़ोन नहीं लगता है। तो कहते हैं चलो फ़ोन में ट्राई करें और चलो वहाँ चलकर हम शालिनी को देख ही लेते हैं, क्योंकि शालिनी जो होती है वो अलग जगह रूम लेकर रहने लगती है जब हॉस्पिटल में काम करती है। तो उसके रूम पर पहुँचते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर ताला बंद रहता है। तो बाबू राम सोचते हैं कि शालिनी शायद हॉस्पिटल गई होगी, वहाँ पर कोई काम होगा। हॉस्पिटल चलकर पता करते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पता करते हैं तो पता चलता है कि शालिनी लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, वो हॉस्पिटल नहीं आई है।
यहाँ पर कोई शालिनी 10 दिन से काम करने नहीं आई। तो बाबूराम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कह सोचते हैं कि अगर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, रूम पे ताला बंद है और फ़ोन भी नहीं की, तो शालिनी गई कहाँ। तो बाबूराम जो होते हैं वो जाते हैं थाने और वहाँ पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। जब गुमशुदगी दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले को भी उसका फ़ोटो वगैरह दे देते हैं और पुलिस वाले कहते चलो ठीक है, हम अपनी कार्रवाई करते हैं। पुलिस वाले कार्रवाई किया करते हैं, लेकिन कार्रवाई इतनी धीरे होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शालिनी का कुछ पता नहीं चलता है। तो शालिनी के पिता जो होते हैं, एक दिन वो डीएसपी ऑफिस में कंप्लेन करने जाते हैं। वहाँ पर उनको एक डीएसपी रविंद्र कुमार मिलते हैं। जब डीएसपी रविंद्र कुमार से मिलते हैं और डीएसपी रविंद्र कुमार को शालिनी पिताजी अपनी पूरी प्रक्रिया बताते हैं, तो डीएसपी रविंद्र कुमार कहते हैं लगभग 3 महीने बीत गए और पुलिस ने अभी कुछ कार्य नहीं किए। ये पुलिस की लचर कार्यशैली, जिसके लिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं एक नई टीम बना रहा हूँ जिससे लगभग आपको जल्द से जल्द शालिनी के बारे में पता करके बता दिया जाएगा। तो रविंद्र कुमार एक स्पेशल टीम बनाते हैं और जांच में थोड़ा तेज़ी लाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पिता इस तरह मजबूर और लाचार हो। तो डीएसपी रविंद्र कुमार देखना नहीं चाहते थे। वो जब जांच में थोड़ा तेज़ी लाते हैं तो आसपास पता किया जाता है, आसपास के जनपदों में शालिनी का फ़ोटो भेजा जाता है, थाने में फ़ोटो भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर ये लड़की कहीं मिले तो आप लोग ज़रूर पुलिस को सूचित करें। बैनर वगैरह लगवाए जाते हैं, लेकिन लगभग 10-15 दिन बीत जाते हैं, कोई खबर किसी भी तरह से नहीं आती है। तो डीएसपी रविंद्र कुमार जो होते हैं वो एक टीम जो बनाए होते हैं, उसमें भी कुछ सर्विलांस टीम को भी नंबर इनवाइट करते हैं कि आप सर्विलांस से लोकेशन वगैरह ट्रेस करें, ये कहाँ जाती है। क्राइम ब्रांच को भी दिए थे हैं। तो जो शालिनी होती है उसका लोकेशन एटा दिखाई देता है। वहाँ पर शालिनी के साथ 2 लोग का लोकेशन और भी दिखाई देता है, जिसका नाम मनोज हेड कांस्टेबल और उनका एक साथी राहुल होता है। इन तीनों लोगों का लोकेशन एटा दिखाई देता है। जब एटा में इन तीनों का लोकेशन दिखाई देता है तो उसे ट्रेस किया जाता है। तो जो सर्विलांस टीम होती है वो पता करती है कि शालिनी के नंबर से आखिर किससे बात हुई। तो शालिनी के नंबर से एक ज़्यादातर बात हुई रहती है, तो उसे भी जब खंगाला जाता तो पता चलता है वो नंबर मनोज के नाम पर रजिस्टर्ड है। वही मनोज होता है जिसका जो हेड कांस्टेबल होता है, और उसकी लोकेशन भी एटा दिखाई देती है। तो जब कानपुर पुलिस एटा जाती है, एटा पुलिस की वहाँ पर जहाँ पर लोकेशन दिखाती है, एटा पुलिस को भी साथ में ले जाती है, क्योंकि एटा पुलिस जो होती है वहाँ की लोकल पुलिस होती है। वहाँ के लोगों से कानपुर पुलिस पता करती है, एटा पुलिस से पूछती है। तो एटा पुलिस कहती है लगभग 3 महीने पहले हमने इस कुएं में एक लाश मिली थी, जिसकी चेहरे की कोई पहचान नहीं की जा सकती थी, और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की आसपास भी पता करने की, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चला तो हम लोगों ने उस लाश को जला दिया है। तो वो लाश किसी दूसरे की नहीं, वो लाश बल्कि शालिनी की होती है, जिसे एटा पुलिस जला देती है। अब यहाँ तक तो कुछ शिनाख्त लगती है। तो फिर कानपुर पुलिस सोचती है कि अब इसमें एक सुराग मिल गया है, अब ये मनोज जो है इसे पकड़ा जाए। तो कानपुर पुलिस जो होती है वो मनोज को और राहुल को ढूंढने लगती है। मनोज को जब ढूंढने लगती है तो मनोज को पकड़ती है, लेकिन जो शालिनी का लोकेशन होता है वो लगभग थोड़ी देर बाद फिर अयोध्या दिखाई देने लगता है। अयोध्या यहाँ पर आती है, जिसका दोस्त जो राहुल होता है वो अयोध्या में होता है, और जो कांस्टेबल मनोज होता है वो इस वक्त जर्रा थाने में तैनात होता है। जब पुलिस उस नंबर से बातचीत करती है, पता चलता है कि ये तो हेड कांस्टेबल मनोज है, लेकिन जो जर्रा थाने होते हैं। लेकिन कानपुर पुलिस जो होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब कानपुर पुलिस थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है, तो मनोज कहता मैं कोई शालिनी नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। तो कानपुर पुलिस पूछती है कि आप जब उस लड़की को नहीं जानते तो आपके फ़ोन नंबर से इतनी ज़्यादा कॉलिंग हुई, इतना ज़्यादा बातचीत ये कैसे हो गई। तो जो मनोज होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन जब वो हल्का सा टूटने लगता है तो कानपुर पुलिस थोड़ा सख्ती से जांच करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करने लगती है तो जो हेड कांस्टेबल मनोज होता है वो बताता है कि साहब मेरी उम्र 25 साल है और मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो पुलिस कहती है लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप ये बताइए शालिनी को जानते या नहीं। तो हेड कांस्टेबल मनोज जो होता है जो एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुनकर जो लोग सुनते हैं उन सभी लोग एकदम हक्का बक्का एकदम हैरान हो जाते हैं कि शायद कोई ऐसा भी कर सकता है। तो मनोज जो होता है वो बताता है कि साहब शालिनी जो होती है, एक दिन मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर शालिनी मुझे मिली थी और उससे मैंने मोबाइल नंबर ले लिया था। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और मैं शालिनी को एक दिन बुलाता हूँ वहाँ पर एक जगह घूमने के लिए, जहाँ पर हम दोनों जाते हैं, बातचीत करते बैठते हैं और होटल में क्या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और ये भी कुछ पता नहीं चल पाता कब शारीरिक संबंध बन गए। लगभग इसी तरह चलता शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लगभग
मैं 3 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ शालिनी से। जब 3 साल बीत जाते हैं तो शालिनी हमसे शादी करने के लिए कहती है, जिसके शादी करने के लिए मैं शालिनी को मना करता हूँ। शालिनी को बताता हूँ मेरे बच्चे हैं और बेटे। शालिनी कहती है मुझसे उससे मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए हैं, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो जो हेड कांस्टेबल मनोज होता वो परेशान हो जाता और कहता सर मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था कि शालिनी को इस दुनिया से हटा दिया जाए। तो पुलिस पूछती इसको हटाने में तुम्हारे साथ से कौन दिया, तो बताता है हमारा दोस्त एक राहुल होता है जो भी मेरा साथ देता है। तो हेड कांस्टेबल जो राहुल होता है पुलिस उसको भी पकड़ के लाती है और मनोज से पूछताछ किया करती है। मनोज भी आगे बताता है कि शालिनी को एक दिन हम लोगों ने बुलाया था क्योंकि शालिनी के पास 3 साल बीत गए थे, उसके पास इतने ज़्यादा फ़ोटो और वीडियोज़ प्रूफ थे। क्योंकि अगर मैं शादी ना करता तो शालिनी को ना मारता तो शालिनी जाकर केस कर देती और जो फैसला होता वो शालिनी के पक्ष में ही हो जाता। इसलिए मैंने उसे मार दिया है और मार कर हमने वहाँ पर कुएं में फेंक दी थी और जिसे एटा पुलिस ने लाश जला दी थी। लगभग 3 महीने बीत गए थे साहब, मुझे कोई शंका नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लेकिन जाने की कानून के हाथ इतने लंबे होते पुलिस पकड़ जरूर लेती है अगर वो अपने पर आ जाए और चाह जाए तो पुलिस पकड़ने के बाद जब वो अपने सारी जुर्म कबूल कर लेता है तो कानपुर पुलिस जो होती है उसको मुकदमा दर्ज करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज देती है। तो इस वक्त जो हेड कांस्टेबल मनोज और उसका साथी है दोनों अभी जेल में हैं। तो इस पर आपकी इस कहानी को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या शालिनी के साथ गलत हुआ या सही हुआ? शालिनी ने गलत कदम उठाया या सही कदम उठाया, ये आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको इस तरह क्राइम स्टोरी सुनने को मिलती है जिससे कि आप लोगों को थोड़ा जागरूकता मिले। मेरा मकसद ये कहानी सुनाकर किसी के भावनाओं से खेलना या ठेस पहुंचाना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाकर है कि समाज को जागरूक करना है। क्योंकि आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में। तो लेकिन प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार अगर सही आदमी और सही जगह किया जाए वो सही होता है। क्योंकि प्यार करने से पहले आप पहचान लें कि आदमी सही है या गलत है, ये मेरे साथ रह सकता है या नहीं रह सकता, मेरे सुख दुख में साथ दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और इस कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको लगता है अगर ये कहानी किसी के पास शेयर की जा सकती हो तो उसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको किसी नई और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।